तो आज की इस गहन चर्चा में या कहीं इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मतलब एक ऐसा विरोधाभास है जो पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हम्म। कैसा विरोधाभास? देखिए, अगर हम डेटा देखें तो भारत दुनिया से सबसे ज्यादा क्या खरीदता है? कच्चा तेल, राइट? हाँ, बिल्कुल। क्रूड ऑयल हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। और वहीं दूसरी तरफ हम दुनिया को सबसे ज्यादा बेचते क्या है? वो है पेट्रोलियम उत्पाद। सही कहा। तो जो देश खुद तेल के लिए मतलब पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है, वो दुनिया को तेल कैसे बेच रहा है? आज हम भारत के विदेशी व्यापार, भुगतान संतुलन और ये जो विदेशी निवेश की पूरी भूल भुलैया है ना, इसी को डिकोड करेंगे। बिल्कुल। और जो लोग यूपीएससी, एसएससी या स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि इन भारी भरकम आर्थिक व्यवस्थाओं के पीछे का असली खेल क्या है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ किताबें बातें नहीं हैं, ये हमारे पूरी अर्थव्यवस्था को चलाती हैं। तो सबसे पहले इसी पेट्रोलियम वाले पैराडॉक्स पर आते हैं। इसका फंडा क्या है? देखिए, इसके पीछे कोई कोई जादू नहीं है। ये असल में एक बहुत ही सोची समझी औद्योगिक रणनीति है। इसे ऐसे समझिए कि हम असल में तेल का निर्यात कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा, तो फिर हम क्या निर्यात कर रहे हैं? हम अपनी रिफाइनिंग क्षमता का निर्यात कर रहे हैं। मतलब हम बाहर से कच्चा तेल, जो क्रूड ऑयल है, वो मंगाते हैं। फिर जामनगर जैसी जो हमारी विशाल रिफाइनरियां हैं, वो उस कच्चे तेल को प्रोसेस करती हैं। यानी उसे साफ करती हैं। हाँ, और उसे पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल जैसे उच्च गुणवत्ता वाले मतलब हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स में बदल देती हैं। फिर हम इन्हीं तैयार उत्पादों को वापस दुनिया भर में बेच देते हैं। ओह, मतलब कच्चा माल हमारा नहीं है। बिल्कुल नहीं। माल विदेशी है, लेकिन उसे उपयोगी बनाने की जो तकनीक है, जो पूरी प्रक्रिया है, वो हमारी है। और उसी वैल्यू एडिशन का हम मुनाफा कमाते हैं। ये तो एकदम किसी रॉ मटेरियल किचन की तरह काम कर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही उपमा है ये। मतलब हम बाजार से कच्ची सामग्री लाते हैं, अपने किचन में उसे पकाते हैं और फिर एक शानदार डिश बनाकर वापस महंगे दामों पर बेच देते हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद सोने के मामले में भी ठीक ऐसे ही होता है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। क्योंकि शीर्ष आयात में पेट्रोलियम के बाद सोना आता है और निर्यात में पेट्रोलियम उत्पादों के बाद रत्न और आभूषण है। बिल्कुल। हम कच्चा सोना और बिना तराशे हीरे आयात करते हैं। फिर हमारे जो कुशल कारीगर हैं, वो उन्हें बेहतरीन आभूषणों में ढालते हैं। और फिर वही आभूषण यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में बहुत ऊंचे दामों पर बिकते हैं। तो ये वैल्यू एडिशन का खेल है। अब ये बात तो साफ हो गई कि हम किन चीजों का व्यापार कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें, मतलब पूरी दुनिया के व्यापार में, तो भारत अभी कहाँ खड़ा है? भारत की हिस्सेदारी 2.4% है और आयात में यानी इंपोर्ट में ये 3.0% है। 2.4% और 3.0%। सुनने में तो ये आंकड़े बहुत छोटे लगते हैं। प्रतिशत छोटा जरूर है, लेकिन ये हमारी अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को बहुत अच्छे से मतलब पूरी तरह स्पष्ट कर देता वो है। कैसे? देखिए, आयात का 3.0% और निर्यात का 2.4% होना ये बताता है कि हम दुनिया से खरीदते ज्यादा हैं और बेचते कम है। और यही वो अंतर है जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर यानी फॉरेक्स रिजर्व पर दबाव डालता है। यानी हमें अपना निर्यात बढ़ाना ही होगा। बिल्कुल, ताकि ये अंतर कम हो सके। अच्छा, और ये जो व्यापार हो रहा है, ये किन देशों के साथ सबसे ज्यादा हो रहा है? 2024-25 के जो शीर्ष व्यापारिक भागीदार हैं, वो चीन, अमेरिका और यूएई हैं। हाँ, ये हमारे टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। लेकिन जब हम सिर्फ निर्यात की बात करते हैं, मतलब हम अपना सामान भेजते कहाँ हैं, तो शीर्ष 3 गंतव्य हैं अमेरिका, यूएई और नीदरलैंड्स। अब मुझे यहाँ ये नीदरलैंड्स वाला एंगल थोड़ा समझ नहीं आया। मतलब एक छोटा सा यूरोपीय देश हमारे टॉप 3 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस में कैसे आ गया? मैं समझाती हूँ। नीदरलैंड्स को आप सिर्फ एक देश के रूप में मत देखिए, उसे पूरे यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में, मतलब एक गेटवे की तरह देखिए। अच्छा। हाँ, नीदरलैंड्स का जो रॉटरडैम पोर्ट है, वो पूरे यूरोप के सबसे व्यस्त और रणनीतिक बंदरगाहों में से एक है। रॉटरडैम पोर्ट। तो भारत वहाँ जो निर्यात करता है, खास तौर पर ये जो रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद हैं, वो असल में सिर्फ नीदरलैंड्स के इस्तेमाल के लिए नहीं होते। वहां से वो माल पूरे यूरोपीय बाजार की सप्लाई चेन में बट जाता है। ओह, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन हब की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ जहां से हम सामान मंगाते हैं, यानी हमारे टॉप इंपोर्ट सोर्सेज, वो चीन, रूस और यूएई हैं। रूस से तो हमने हाल ही में भारी मात्रा में डिस्काउंटेड कच्चा तेल मंगाया है। हाँ, जिसने हमारी काफी मदद की है।
लेकिन देखिए, एक देश के तौर पर हम हमेशा सिर्फ आयात करके या घाटे में रहकर तो काम नहीं चला सकते ना। इसी घाटे को पाटने और निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार नीतियां बनाती है, जैसे ये विदेशी व्यापार नीति 2023। जिसे हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 भी कहते हैं। ये अप्रैल 2023 से लागू है और इसका जो लक्ष्य है ना, वो बहुत ही आक्रामक है। क्या लक्ष्य है? वर्ष 2030 तक भारत के कुल निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाना। 2 ट्रिलियन डॉलर? हाँ, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसे हासिल करने के लिए इस नीति को 4 प्रमुख स्तंभों पर यानी 4 पिलर्स पर खड़ा किया गया है। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। और इन स्तंभों में मुझे एक बात जो सबसे अलग लगी वो है जिलों और राज्यों के साथ गठबंधन। क्योंकि पहले व्यापार नीतियां सिर्फ बड़े बंदरगाहों या क्या कह लें कि मेट्रो शहरों तक ही सीमित लगती थी। अब जिलों को भी निर्यात हब बनाने की बात हो रही है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म बहुत व्यवहारिक है। देखिए, आप सिर्फ मुंबई या चेन्नई के बंदरगाहों के भरोसे 2 ट्रिलियन का आंकड़ा नहीं छू सकते। सही बात है। हर जिले की अपनी एक खासियत होती है। जैसे मुरादाबाद का पीतल का काम हो गया या कांचीपुरम का रेशम हो गया। इस नीति का उद्देश्य इन्हीं स्थानीय उत्पादकों को वैश्विक सप्लाई चेन से सीधे जोड़ना है। ताकि ग्रास रूट लेवल से एक्सपोर्ट बढ़े। बिल्कुल। इसके अलावा ई-कॉमर्स को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि एक छोटा व्यापारी भी सीधे विदेश में अपना सामान बेच सके। और इस नीति में एक और महत्वपूर्ण चीज पर जोर दिया गया है, स्कोमेट। स्कोमेट, इसका मतलब है विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियां, यानी स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज। हाँ, और ये बहुत सेंसिटिव चीजें होती हैं। क्योंकि ये डुअल यूज वाली चीजें हैं, है ना, जिनका नागरिक और सैन्य मतलब सिविलियन और मिलिट्री दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है। एकदम सटीक। मान लीजिए कोई ऐसा रसायन है जो कैंसर की दवा बनाने में काम आता है, लेकिन अगर वो गलत हाथों में पड़ जाए तो उससे कोई खतरनाक हथियार भी बन सकता है। ओ, तो रिस्क बहुत है। इसीलिए हमारी नीति व्यापार को बढ़ावा तो देती है, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करती है कि संवेदनशील तकनीक गलत हाथों में ना जाए। ये व्यापार और सुरक्षा के बीच का एक बहुत नाजुक संतुलन है। बिल्कुल। अब इस पूरी व्यापार प्रक्रिया को मापने के तरीकों पर आते हैं। अक्सर हम अखबारों में एक टर्म पढ़ते हैं, व्यापार संतुलन या बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसे BOT भी कहते हैं। ये क्या होता है? अगर बहुत आसान भाषा में कहूं तो एक निश्चित अवधि में, मान लीजिए 1 साल में, किसी देश की केवल भौतिक वस्तुओं के आयात और निर्यात के मूल्य का अंतर ही व्यापार संतुलन है। केवल भौतिक वस्तुएं, यानी मूर्त वस्तुएं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। हाँ, टैंजिबल गुड्स, जैसे तेल हो गया, मशीनें हो गईं, गाड़ियां, कपड़े, ये सब। और अगर हम ये भौतिक वस्तुएं बेचते ज्यादा हैं और खरीदते कम हैं तो क्या होगा? तो हम ट्रेड सरप्लस में होंगे, यानी व्यापार अधिशेष में। लेकिन भारत के केस में तो ऐसा नहीं है ना। नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ रही है और हमारी ऊर्जा की जरूरतें इतनी बड़ी हैं कि हम भारी मात्रा में तेल आयात करते हैं। इसीलिए भारत हमेशा ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटे में रहता है। और शायद इसी घाटे को कम करने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी आयात प्रतिस्थापन का सहारा लिया जाता है। मतलब जो माल हम बाहर से मंगा रहे हैं, कोशिश करो कि उसे अपने ही देश में बनाया जाए। बिल्कुल, मेक इन इंडिया इसी का एक रूप है। अच्छा, व्यापार की इसी खेल में एक और शब्द बहुत सुनने को मिलता है, डंपिंग। डंपिंग। डंपिंग का मतलब है किसी देश द्वारा दूसरे देश में अपनी लागत या अपने घरेलू बाजार की कीमत से भी कम दाम पर सामान बेचना। सही कहा। अब यहाँ मुझे ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। वो कैसे? देखिए, एक आम उपभोक्ता के तौर पर सोचिए, अगर कोई बाहरी देश हमारे बाजार में बहुत ही सस्ते दाम पर सामान बेच रहा है तो हमें तो फायदा ही है ना। देखने में ऐसा ही लगता है। मतलब ये तो एक महासेल या क्लियरेंस सेल की तरह है। फिर हमारी सरकारें या कोई भी देश डंपिंग का इतना विरोध क्यों करता है? ये सवाल बहुत ही वाजिब है और परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के मन में भी अक्सर आता है। पर डंपिंग असल में कोई सेल नहीं है, ये एक मीठा जहर है। मीठा जहर? हाँ, आप खुद सोचिए, कोई भी विदेशी कंपनी नुकसान सहकर अपना सामान किसी दूसरे देश में क्यों बेचेगी? कोई तो फायदा होगा उन्हें। इसका मुख्य उद्देश्य होता है प्रीडेटरी प्राइसिंग। वो बाजार में जानबूझकर इतना सस्ता सामान उतारते हैं कि वहां की जो स्थानीय फैक्ट्रियां हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, वो उस कीमत पर टिक ही ना सकें। ओह, मतलब कंपटीशन को खत्म करने की साजिश। बिल्कुल।
धीरे धीरे घरेलू उद्योग पूरी तरह दिवालिया हो जाते हैं और जब सारे स्थानीय प्रतिद्वंद्वी खत्म हो जाते हैं तब वो विदेशी कंपनी अपने एकाधिकार यानी अपनी मोनोपोली का फायदा उठाती है। और फिर वो कीमतें अचानक आसमान पर पहुंचा देती होगी। एकदम सही। और तब आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता क्योंकि आपकी अपनी फैक्ट्रियां तो बंद हो चुकी हैं। बाप रे, तो ये सिर्फ एक सेल नहीं है बल्कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जड़ से उखाड़ फेंकने की एक सोची समझी रणनीति है। इसीलिए सरकारें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती हैं। समझ गया। अब ये बात हमें व्यापार के दूसरे सबसे अहम पहलू की तरफ ले जाती है। हमने अभी बात की BOT यानी व्यापार संतुलन की, जो सिर्फ मूर्त यानी भौतिक वस्तुओं का हिसाब रखता है। लेकिन भारत तो IT सेवाओं का गढ़ है ना। हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हमारे लोग दुनिया भर में काम कर रहे हैं और वहां से रेमिटेंस यानी पैसा घर भेजते हैं। बिल्कुल। तो इन सब अमूर्त चीजों का हिसाब कहाँ रखा जाता? इन सब का हिसाब रखा जाता है भुगतान संतुलन में, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जिसे शॉर्ट में BOP कहते हैं। अच्छा। तो BOT और BOP में यही फर्क है। हाँ। BOP किसी देश का पूरा वित्तीय लेखा जोखा है। ये एक निश्चित अवधि में देश के निवासियों और बाकी दुनिया के बीच होने वाले सभी आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड है। इसमें कुछ भी नहीं छूटता। इसे समझने के लिए हाँ, मैं श्रोताओं के लिए एक एनालॉजी का उपयोग करना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। BOT को आप सिर्फ अपने घर के किराने और राशन के बिल की तरह समझें। ये भौतिक है, आपको दिखता है कि कितना सामान आया और कितना गया। लेकिन BOT पूरे घर की एक विस्तृत बैलेंस शीट है। इसमें किराना तो है ही, साथ में आपकी नौकरी की सैलरी, किसी रिश्तेदार का भेजा हुआ गिफ्ट, बैंक से लिया गया लोन, सब कुछ शामिल है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। और इसी BOT के दो मुख्य हिस्से होते हैं, चालू खाता यानी करंट अकाउंट और पूंजीगत खाता यानी कैपिटल अकाउंट। तो इस चालू खाते में क्या क्या आता है? इसमें वो भौतिक वस्तुएं तो है ही जिनकी हमने BOT में बात की, साथ ही अमूर्त सेवाएं जैसे शिपिंग, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर सेवाएं भी इसमें आती हैं। इसके अलावा इसमें एक तरफा ट्रांसफर आते हैं, जैसे उपहार, दान और प्रेषण रेमिटेंसेस, जो विदेशों से भारतीय अपने घर भेजते हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ा इनकम सोर्स है। बिल्कुल है। चालू खाते की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका देश की आय, उत्पादन और रोजगार पर सीधा असर पड़ता है। और जब इस चालू खाते में हम दुनिया को जितना भुगतान कर रहे हैं वो हमारे पास आने वाले पैसे से ज्यादा हो जाए तो उसे चालू खाता घाटा कहते हैं, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट या CAD। बिल्कुल। और दूसरा हिस्सा है पूंजीगत खाता, कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या होता है? इसमें वो सारे वित्तीय लेन देन आते हैं जो देश की संपत्तियां यानी एसेट्स या देनदारियां यानी लाइबिलिटीज को बदलते हैं। जैसे कि कोई विदेशी निवेश। देश की आय पर तुरंत कोई सीधा प्रभाव नहीं होता, लेकिन ये भविष्य की नींव तय करता है। अब अर्थशास्त्र में एक टर्म है जो अक्सर अखबारों के पन्नों पर डराता है, ट्विन डेफिसिट या दोहरा घाटा। हाँ, ये बहुत ही क्रिटिकल टर्म है। इसका सीधा सा फॉर्मूला है चालू खाता घाटा प्लस राजकोषीय घाटा। यस। मतलब CAD प्लस फिस्कल डेफिसिट। लेकिन ये दोनों घाटे आपस में जुड़कर किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों बन जाते हैं? इनका आपस में कनेक्शन क्या है? देखिए, इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझिए। राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट तब होता है जब सरकार अपनी कमाई से ज्यादा पैसा खर्च करती है। अब जब सरकार बहुत ज्यादा खर्च कर रही है, मान लीजिए वो सड़कें बना रही है, नई नई योजनाएं चला रही हैं, तो क्या होगा? लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, रोजगार मिलेगा। बिल्कुल। और जब लोगों के हाथ में पैसा आता है तो वो क्या करते हैं? खर्च करते हैं। वो टीवी, कार और बेहतर जीवन शैली की चीजें मांगते हैं, मतलब डिमांड बढ़ती है। सही कहा। लेकिन अगर देश के अंदर उन चीजों का उतना उत्पादन नहीं हो रहा है तो इस अचानक बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें बाहर से ज्यादा सामान मंगाना पड़ेगा, मतलब हमारा आयात बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली। और जैसे ही आयात बढ़ता है हमारा चालू खाता घाटा CAD भी चौड़ा हो जाता है। ओह, तो मतलब एक तरफ सरकार कर्ज लेकर खर्च कर रही है जो कि राजकोषीय घाटा है, और उसी खर्च की वजह से आयात बढ़ रहा है और विदेशी मुद्रा देश से बाहर जा रही है जो कि चालू खाता घाटा है। हाँ, और जब ये दोनों एक साथ बढ़ते हैं तो अर्थव्यवस्था एक भयंकर चक्रव्यूह में फंस जाती है। इससे महंगाई और मुद्रा की गिरावट दोनों ट्रिगर हो जाते हैं। ये कनेक्शन बहुत ही शानदार था। मतलब
एक घाटा दूसरे घाटे को जन्म दे रहा है। बिल्कुल। और आपने अभी मुद्रा की गिरावट का जिक्र किया, तो इससे एक और चुनौती सामने आती है, विनिमय दर प्रणाली या एक्सचेंज रेट सिस्टम। मतलब ये तय कैसे होता है? अगर आज $1 87 का है, तो ये डिसाइड कौन कर रहा है? ऐतिहासिक रूप से इसके दो मुख्य तरीके रहे हैं। एक है फिक्स्ड यानी स्थिर विनिमय दर, जहां सरकार या केंद्रीय बैंक तय कर देता है कि हमारी मुद्रा की कीमत क्या होगी, और उसे बनाए रखने के लिए वो अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करते हैं। ना। दूसरी होती है मुक्त या फ्री विनिमय दर, जहां बाजार की मांग और आपूर्ति यानी डिमांड और सप्लाई ये तय करती है। तो भारत में कौन सी प्रणाली है? भारत ने 1993 के बाद से एक बीच का रास्ता अपनाया है। इसे प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली यानी मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं। प्रबंधित विनिमय दर, इसका मतलब है कि हमारा रुपया पूरी तरह से आजाद भी नहीं है और सरकार से बंधा हुआ भी नहीं है। सही कहा। सामान्य दिनों में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बाजार ही तय करता है। लेकिन अगर बाजार में बहुत ज्यादा उथल-पुथल हो जाए, मान लीजिए अचानक रुपया बहुत तेजी से गिरने लगे, तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई दखल देता है। वो अपने डॉलर बाजार में उतार देता है ताकि रुपए को संभाला जा सके। बिल्कुल सही। आरबीआई एक रेफरी की तरह काम करता है। इसी से जुड़ा एक बहुत ही अजीबोगरीब टर्म है, मुद्रा अवमूल्यन या करेंसी डीवैल्यूएशन। इसका मतलब है सरकार द्वारा जानबूझकर अपनी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में कम कर देना। मुझे ये कॉन्सेप्ट हमेशा हैरान करता है। मतलब कोई भी देश जो खुद को ताकतवर दिखाना चाहता है, वो जानबूझकर अपनी करेंसी को कमजोर क्यों करेगा? ये तो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है ना। ये कुल्हाड़ी नहीं है, ये असल में व्यापार युद्ध का एक बहुत ही पैना हथियार है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अवमूल्यन का सीधा असर आयात और निर्यात की कीमतों पर पड़ता है। मान लीजिए पहले एक अमेरिकी खरीदार को $1 में भारत से ₹70 का सामान मिलता था। तो अब भारत ने अवमूल्यन कर दिया, यानी अपनी करेंसी गिरा दी और $1 की कीमत ₹87 हो गई। अब उसी अमेरिकी को $1 में ₹87 का सामान मिलेगा। इसका नतीजा क्या होगा? तो अमेरिकी खरीदार को लगेगा कि भारतीय माल सस्ता हो गया है, वो भारत से और ज्यादा सामान खरीदेगा। बिल्कुल। आपके निर्यात की मांग वैश्विक बाजार में रातों रात बढ़ जाएगी। चीन ने वर्षों तक इसी रणनीति का उपयोग करके दुनिया भर के बाजारों पर कब्जा किया है। तो ये निर्यात बढ़ाने की चाल है। हाँ, और वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि आपकी अपनी मुद्रा कमजोर हो गई है, आपके अपने नागरिकों के लिए विदेशी सामान मंगाना बहुत महंगा हो जाएगा। तो लोग आयात कम कर देंगे। सही। तो निर्यात बढ़ेगा, आयात घटेगा और आपका व्यापार घाटा अपने आप कम हो जाएगा। तो बहुत ही चालाकी भरा कदम है ये। मतलब अपनी करेंसी गिराकर हम एक तरह से वैश्विक सेल बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सब चीजों को, इन उथल-पुथल को मैनेज करने के लिए देश के पास एक बहुत मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेक्स रिजर्व्स होना चाहिए। हाँ, जो हमारे पास है। और इसमें सिर्फ डॉलर नहीं होते, इसमें स्वर्ण भंडार, विदेशी संपत्तियां और IMF के पास रखे विशेष आहरण अधिकार यानी SDR भी शामिल होते हैं। और जब हम इन अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की बात कर ही रहे हैं, तो परीक्षाओं के लिहाज से एक बहुत महत्वपूर्ण समिति का जिक्र आना लाजमी है, SS तारापोर समिति। हाँ, ये बहुत बार पूछा जाता है। ये समिति पूंजी खाते पर रुपए की परिवर्तनीयता यानी कन्वर्टिबिलिटी से जुड़ी है। 1997 और 2006 में इस समिति ने काम किया था। तो आज हमारी स्थिति क्या है? क्या हमारा रुपया पूरी तरह से परिवर्तनीय है? देखिए, वर्तमान स्थिति ये है कि हमारा रुपया चालू खाते पर तो पूरी तरह से परिवर्तनीय है, लेकिन पूंजी खाते पर नहीं है। ऐसा क्यों? पूंजी खाते पर नियंत्रण क्यों रखा गया है? इसके पीछे 1997 के एशियाई वित्तीय संकट का, मतलब उस क्राइसिस का एक बहुत बड़ा सबक है। उस समय थाईलैंड और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने अपने पूंजी खाते पूरी तरह से खोल दिए थे। मतलब पैसा बेरोक टोक अंदर बाहर आ जा सकता था। जब संकट आया तो विदेशी निवेशकों ने रातों रात अपना सारा पैसा वहां से निकाल लिया, जिससे उनकी अर्थव्यवस्थाएं ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। बाप रे। भारत ने इससे सीखा कि पूंजी खाते पर नियंत्रण पूरी तरह से हटाना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए आज भी यदि कोई बड़ा विदेशी निवेश भारत आना है या बाहर जाना है, तो उसके लिए कुछ नियम और सीमाएं हैं। और शायद इसी व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए 1999 में फेमा लाया गया था। बिल्कुल, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसने पुराने और बहुत ही सख्त कानून फेरा की जगह ली। फेमा का जोर विदेशी व्यापार को प्रबंधित करने पर है, ना कि उसे जकड़ कर रखने पर। और जहां विदेशी लेन देन और कर्जों की बात आती है, वहां एक स्थिति डेट ट्रैप यानी
कर्ज के जाल की भी होती है। हाँ, जो बहुत खतरनाक है। ये वो स्थिति है जब कोई देश इतना ज्यादा कर्ज ले लेता है कि उस पुराने कर्ज की किश्तें और ब्याज चुकाने के लिए उसे एक नया कर्ज लेना पड़ता है। श्रीलंका और पाकिस्तान इसके हालिया उदाहरण है। ये एक ऐसा दलदल है जिससे बाहर आना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। अब इस चर्चा के सबसे आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, विदेशी निवेश। दूसरे देशों से पैसा भारत में किन किन रूपों में आता है? दो सबसे बड़े तरीके हैं, FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और FPI यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। तो पहले FDI को समझते हैं। FDI वो निवेश है जहां विदेशी कंपनी हमारे देश की व्यवसाय में सीधा और लॉन्ग टर्म निवेश करती है। वो यहाँ कारखाने लगाते हैं, नई तकनीक लाते हैं और रोजगार पैदा करते हैं। FDI को हम मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड। इसे समझने का सबसे आसान तरीका मुझे लगता है रियल एस्टेट का उदाहरण है। अच्छा, बताइए कैसे? देखिए, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है एकदम खाली हरी भरी जमीन खरीदना और उस पर स्क्रैच से बिल्कुल बुनियाद से नया घर बनाना। अर्थव्यवस्था में इसका मतलब है बिल्कुल नई फैक्ट्री या नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। बिल्कुल सही। और दूसरी ओर ब्राउनफील्ड का मतलब है कि कोई पहले से बना हुआ घर है, आपने उसे खरीदा और उसमें रिनोवेशन कर दिया। मतलब किसी पहले से चल रही भारतीय कंपनी या यूनिट में पैसा लगाकर उसका अधिग्रहण कर लेना। ये तुलना एकदम सटीक बैठती है, लेकिन यहाँ छात्रों को ये ध्यान रखना जरूरी है कि भारत सरकार हर क्षेत्र में विदेशी पैसा आंख मूंद कर नहीं आने देती। हाँ, कुछ प्रतिबंध तो होंगे। बिल्कुल। कुछ क्षेत्रों में FDI पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जैसे लॉटरी व्यापार, जुआ और सट्टेबाजी, चिट फंड, निधि कंपनी, रियल एस्टेट का कारोबार और शायद सिगरेट और तंबाकू का निर्माण भी। हाँ, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, रेलवे का संचालन। ध्यान दें, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो सकता है, लेकिन ट्रेन चलाने में नहीं। अच्छा, और जहां अनुमति है वहां भी हर क्षेत्र के लिए एक गणित तय किया गया है जिन्हें FDI सीमाएं कहते हैं। सही कहा। जैसे मैंने पढ़ा था कि टेलीकॉम, रक्षा उत्पाद, कुरियर सेवा और मल्टी ब्रांड रिटेल में 100% FDI की अनुमति है। वहां विदेशी कंपनी पूरा नियंत्रण रख सकती है। लेकिन पेट्रोलियम रिफाइनरी, नागरिक उड्डयन यानी सिविल एविएशन और पावर एक्सचेंज में ये सीमा 49% है। बिल्कुल। लेकिन सबसे ज्यादा दिमाग घुमाने वाला आंकड़ा तो बैंकिंग सेक्टर का है। मतलब निजी क्षेत्र के बैंकों में, प्राइवेट बैंक्स तो 74% तक FDI हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सिर्फ 20% की लिमिट है। ये इतना बड़ा अंतर क्यों रखा गया है? इसका कारण बहुत सीधा सा है, हमारी राष्ट्रीय वित्तीय सुरक्षा। वो कैसे? देखिए, भारत में आम जनता की गाढ़ी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी सरकारी बैंकों में जमा होता है। हाँ, SBI और PNB जैसे बैंक। बिल्कुल। और ये बैंक सरकारी योजनाओं, कृषि ऋण और ग्रामीण विकास जैसी बहुत महत्वपूर्ण चीजों को संभालते हैं। अच्छा। तो अगर इनमें विदेशी हिस्सेदारी बढ़ा दी गई तो इन बैंकों का नियंत्रण विदेशी संस्थाओं के हाथ में जा सकता है, जो हमारी आर्थिक संप्रभुता यानी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। समझ गया। मतलब देश की नब्ज विदेशियों के हाथ में नहीं दे सकते। एकदम सही। और FDI के अलावा जो दूसरा तरीका था वो है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये FDI से कैसे अलग है? बहुत अलग है। जब कोई विदेशी निवेशक किसी भारतीय कंपनी के 10% से कम शेयर खरीदता है तो उसे FPI कहते हैं। इसी में विदेशी संस्थागत निवेशक FII भी आते हैं, जो शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। मैं तो FPI को एक मौसमी दोस्त की तरह देखता हूँ। मौसमी दोस्त? हाँ, क्योंकि ये कोई फैक्ट्री तो लगा नहीं रहा। ये सिर्फ शेयर बाजार में मुनाफा कमाने आया है। ये निवेश बहुत ही अस्थिर होता है, बहुत वोलेटाइल। बिल्कुल। जैसे ही दुनिया में कोई संकट आता है या भारत के बाजार में थोड़ी भी हलचल होती है, ये मौसमी दोस्त अपने शेयर बेचता है और सबसे पहले भाग खड़ा होता है। ये आपने बिल्कुल सच कहा। FPI से पैसा आता बहुत तेजी से है, लेकिन जाता उससे भी ज्यादा तेजी से है। इसीलिए सरकार हमेशा FDI को ज्यादा महत्व देती है। हाँ, क्योंकि FDI टिकाऊ होता है। वो संकट में रातों रात फैक्ट्री उखाड़ कर नहीं ले जा सकते। बिल्कुल सही। तो हमने इस गहन चर्चा में अर्थव्यवस्था की बहुत ही जटिल कड़ियों को जोड़ा है। जो श्रोता तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी था कि व्यापार संतुलन सिर्फ भौतिक सामान का हिसाब है, जबकि भुगतान संतुलन में सेवाएं और निवेश सब शामिल हैं। और हमने ट्विन डेफिसिट के पीछे का वो मैकेनिज्म भी समझा कि कैसे सरकारी खर्च आयात बढ़ाकर चालू खाता घाटा पैदा कर देता है। बिल्कुल।
हमने ये भी देखा कि कैसे मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात बढ़ाने का एक रणनीतिक हथियार है और विदेशी निवेश की सीमाएं सिर्फ नंबर नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के पहरेदार हैं। गहरे विरोधाभास के साथ इस डीप डाइव को समाप्त करना चाहूंगा। बताइए। देखिए, एक तरफ हमारी 2030 की विदेश व्यापार नीति का लक्ष्य है 2030 तक $2 ट्रिलियन के निर्यात तक पहुंचना, जो कि बहुत बड़ा लक्ष्य है। हाँ, ये एक ऐसे भारत का सपना है जो पूरी तरह से मुक्त वैश्विक बाजार का लीडर हो। लेकिन दूसरी तरफ तारापुर समिति की सिफारिशों के कारण हमारा रुपया आज भी पूंजी खाते पर पूरी तरह से मुक्त नहीं है। उस पे लगाम है। और हमारी विनिमय दर RBI द्वारा कड़ाई से प्रबंधित की जाती है। तो एक तरफ हमारी महत्वाकांक्षाएं पूरी तरह से खुले बाजार की हैं और दूसरी तरफ हमारी नीतियां आज भी एशियाई संकट के डर से एक सुरक्षा कवच पहने हुए हैं। ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है। तो भविष्य में भारत इन दोनों के बीच ये नाजुक संतुलन कैसे बनाए रखेगा? क्या 2 ट्रिलियन के इस विशाल लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपनी वित्तीय सीमाओं को पूरी तरह से खोल देना चाहिए, या फिर ये सुरक्षा कवच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको, खास तौर पर तैयारी करने वाले हर छात्र को विचार करना चाहिए। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।